हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। सो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन, और आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी के साथ। आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज टेनेसिटी। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ITY लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। टेनेसिटी का मतलब क्या कि आपने वो जिद पकड़ ली है कि मुझे वो काम करना ही करना है, आप उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। कितनी भी मुश्किलें आए आप उस चीज को नहीं छोड़ रहे हो, मतलब आपके अंदर क्या है? टेनेसिटी है। इसका अगर मैं एडजेक्टिव फॉर्म देखूं तो एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बड़ा एग्जाम में आया है। वर्ड क्या होता है? टेनेशियस। आप क्या हो? स्टेडफास्ट हो, रेजोल्यूट हो, कि जो ठान लिया वो ठान लिया, अब उस चीज को छोड़ेंगे नहीं। डिटरमिन्ड हो, जो ठान लिया वो ठान लिया, बिना रुके मेहनत कर रहे हो उस चीज को लेके ना, तो रिलेंटलेस हो, झुक नहीं रहे किसी भी मुश्किल के आगे, तो अनयील्डिंग हो, रुकने का नाम नहीं ले रहे हो, अनसीजिंग हो, रुक ही नहीं रहे हो, जो सोच लिया वो सोच लिया, इनसेसेंट हो, हिल नहीं रहे अपनी बात से, अपनी बात पे अड़े हुए हो, अनवेवरिंग हो, अनस्वर्विंग हो। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आपने जो चीज ठान ली वो ठान ली, अब आप उस चीज को चेंज नहीं कर रहे हो। हाँ, परसिस्टेंट हो, राइट। परसिस्टेंट कैसे रहे? परसिस्टेंट हो, डॉग्ड हो, परसिवियरिंग हो, मीन्स उस चीज पे लगातार काम कर रहे हो बिना रुके हुए। ये जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं सारे के सारे पॉजिटिव टोन के वर्ड्स हैं। इसका मतलब आपने जो सोच लिया वो सोच लिया, अब आप उस चीज को चेंज नहीं कर रहे हो, उस चीज पे अड़े हुए हो जब तक वो चीज पूरी नहीं हो जाती। अच्छा, ये तो हो गया डिटरमिन्ड होना। इसके कुछ नेगेटिव टोन के भी वर्ड्स होते हैं। आप जिद्दी हो रहे हो, जिद्दी हो रहे हो तो एडमेंट हो। अब ये सारे नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं। स्टर्बन हो, इंट्रांसिजेंट हो, मतलब जिद्दी हो रहे हो। ऑब्ड्यूरेट हो, ऑब्स्टिनेट हो, जिद्दी हो रहे हो। और क्या बोल सकते हैं जो लोग जिद्दी है? रिजिड हो, राइट, वेरी गुड। इनफ्लेक्सिबल हो, कि भाई मैं तो चेंज नहीं करूंगा। रिकैल्सिट्रेंट हो, वेरी नाइस। ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं कि आप रुक नहीं रहे, आप अपनी बात को लेके अड़े हुए हो। हार्ड नोज्ड हो, राइट, अपनी बात को लेके अड़े हुए हो। जितने भी हमने वर्ड्स किए सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर, सारे के सारे शब्द आपके एडजेक्टिव। चलो, अब इसी में कुछ इडियम्स भी कर लेते हैं। जो लोग जिद्दी होते हैं वो क्या करते हैं? डू नॉट बज एन इंच, 1 इंच नहीं हिलते अपनी बात, मतलब जिद्दी होते हैं। ऐसे लोग क्या बोलते हैं? ऐसे लोग बोलते हैं माई वे और द हाईवे, या तो मेरी बात मान लो या भाड़ में जाओ, बट मैं तो चेंज नहीं होने वाला। माई वे और द हाईवे, जिद्दी लोग। ऐसे लोग क्या करते हैं? अपनी गन्स पे हमेशा स्टिक रहते हैं, स्टिक टू वंस गन्स, चेंज नहीं होते। डिग इन वंस हील्स, चेंज नहीं होते। स्टैंड वंस ग्राउंड, स्टैंड भी बोलते हैं, होल्ड भी बोलते हैं, मतलब अपनी बात से वो हिलते नहीं है, जो उन्होंने बोल दिया उसी बात पे अड़े रहते हैं। ये सारे के सारे इसके क्या हो गए? इडियम्स हो गए। मीन्स ऐसे लोग क्या है? जिद्दी है। ऐसे लोग क्या है? इन लोगों से बात करने का मतलब होता है ऐसा लग रहा है ब्रिक वॉल से बात कर रहे हो। इट्स लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, राइट। कोई असर ही नहीं हो रहा है, अपनी बात पे अड़े रहते हैं, कोई असर नहीं। ठीक है, अब इसमें एक और कैटेगरी के लोग आते हैं, जो लोग कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। वो लोग बहुत ही ज्यादा कट्टर हो जाते हैं। कट्टर का मतलब क्या है? मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब बेकार है। तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं? बायगॉटेड हो जाते हैं। इन लोगों को कट्टर बोलते हैं, फैनेटिकल हो जाते हैं। इनको लगता है हमारा ही विचार सही है, बाकी सबके विचार गलत हैं। ऐसे लोगों को डॉगमैटिक भी बोलते हैं। ऐसे लोग दूसरों की व्यूज को टॉलरेट नहीं कर पाते।
तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, इनटॉलरेंट भी बोलते हैं। मतलब सामने वाले के व्यूज को वो सही नहीं मानता, उनको लगता है कि सिर्फ मेरे ही व्यूज सही है, बाकी सबके व्यूज क्या है, बाकी सबके व्यूज गलत हैं। ऐसे लोगों को जीलॉट भी बोलते हैं, राइट, वेरी नाइस, जीलॉट लाइक। ये सारे वर्ड्स भी क्या है, ये सारे वर्ड्स भी एडजेक्टिव है, मतलब सच पीपल आर वर्ड, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा कट्टर होते हैं। चलो वापस आ जाते हैं। तो टेनेसिटी का मतलब क्या था कि आप अपनी बात पे अड़े हुए हो, डिटरमिन्ड हो, रुक नहीं रहे हो, कितनी भी मुश्किलें आ रही है बट हार नहीं मान रहे। परजीवेरेंस है आपके अंदर, डॉग्डनेस, रेजोल्यूटनेस, इन सबके एडजेक्टिव फॉर्म्स हमने कर लिया। एंटोनिम्स, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, फ्रैजिलिटी, कमजोरी, वीकनेस, फिकलनेस, बार बार चेंज हो रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो, मतलब चेंजिएबिलिटी, बार बार बदल रहे हो। तो जो माउंटेनियर था, जो पहाड़ पे चढ़ने वाला इंसान था, वो इतना ज़्यादा दृढ़ था अपने काम को लेके, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा दृढ़ थी अपने काम को लेके कि वो उस चोटी पर पहुंच गई। इतनी गंदी वेदर कंडीशंस थी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, फिर भी वो क्या हुआ, चोटी पर पहुंच गई। चलो इसी बात में मुझे माउंटेन पीक के कुछ सिनोनिम्स बता दो। माउंटेन की चोटी को क्या बोलते हैं? एक्मे, पीक, पिनकल, समिट, जेनिथ, क्रेस्ट, एपेक्स। इन सारे के सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट। वर्टेक्स, टॉप मोस्ट पॉइंट है तो क्राउन भी बोल सकते हो, क्राउन मीन्स व्हाट, टॉप मोस्ट। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम आर नाउन। सारे के सारे शब्द आपके नाउन। लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, अगर ये सारे के क्रेस्ट एंड ट्रफ समझते हो क्या होता है? ये क्रेस्ट होता है सबसे ऊपर वाला, और इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ट्रफ। चलो अगर ये सारे टॉप मोस्ट पॉइंट है तो लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? बहुत बार एग्जाम में आता है नादिर। नादिर इज व्हाट? लोएस्ट पॉइंट। ट्रफ भी बोल सकते हैं, बहुत बार थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हैं। थ्रेशोल्ड में जहां से चीजें शुरू हो रही है। तो ये सारे के सारे क्या है? लोएस्ट पॉइंट। ये सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या है? ऑल ऑफ देम आर नाउन। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सिलरेशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एक्सिलरेशन इज आज मैं ऊपर, मीन्स आप बहुत ज्यादा क्या हो? खुश हो, हैप्पी हो। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, बहुत खुश हो। डिलाइट, इलेशन, जुबिलेशन, खुशी ही खुशी है। एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन इज व्हाट? सेलिब्रेट ही सेलिब्रेट कर रहे हो। एक्सटेसी मीन्स बहुत खुश हो। रैप्चर, बहुत हैप्पी हो। खुशी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बस हैप्पी पे हैप्पी क्या हो रहे हो? हुए जा रहे हो। अच्छा एक्सटेसी की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना, CSTASY, इसकी स्पेलिंग बहुत बड़ा एग्जाम में। ग्लीयो, ग्ली का मतलब क्या होता है? बहुत हैप्पीनेस है। रैप्चर तुमने लिख ही लिया, बहुत। यूफोरिया कह सकते हैं, यूफोरिया, हैप्पीनेस। ब्लिस कह सकते हैं, ब्लिस मीन्स बहुत खुश हो। एंटोनिम्स, डिप्रेशन में हो, मिजरी है, ग्लूम है, सॉरो है, दर्द है, ग्रीफ है, दर्द है। तो नेशनल चैंपियनशिप जीत के पूरी की पूरी टीम बहुत खुश हो गई, और जो बहुत दिनों तक चला, मतलब बहुत दिनों तक वो खुशी रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेशनल चैंपियन। चलो हमने दर्द की बात करी है, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। तो मुझे कुछ दर्द रिलेटेड वर्ड्स बताओगे, या फिर कुछ नेगेटिव टोन के वर्ड्स लेकिन नाउन फॉर्म में बताना, जिसमें दर्द हो। दर्द ही दर्द बाकी रहा है। तो दर्द के वर्ड्स क्या होते हैं? एगो, मिजरी, एफ्लिक्शन। मतलब ये सारे वर्ड्स दिखा रहे हैं खराब सिचुएशन है। फ्लाइट, ट्रिब्यूलेशन, टॉर्मेंट, मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मीन्स बीमारी, डिसीज। मैलेडी, मैलेडी शब्द का मतलब भी क्या होता है? डिसीज है, किसी तरह की क्या है? बीमारी है। डिस्ट्रेस, एंग्विश, वे मीन्स दर्द ही दर्द है। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर मीन्स क्या है?
दर्द है। हम बीमारी को एलिमेंट भी बोलते हैं, राइट? बीमारी इज एल। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड इंसान कौन होता है? जो बहुत ही गंदा इंसान होता है ना, जिसके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज नहीं होती। डिप्रेव्ड। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। मॉरली करप्ट, विकेड है, ईवल है, मतलब बहुत ही खराब इंसान। डीजनरेट, डिबॉश्ड, करप्ट। और क्या बोल सकते हैं ऐसे इंसान को जो बहुत ही गंदा और डीबेस्ड। एंटोनिम्स वर्चुअस है भाई, अपराइट है, राइटियस है, बिल्कुल सही है, बहुत एथिकल है, हमेशा सही काम करेगा, कभी भी गलत काम नहीं करेगा। तो जो नॉवल थी उसने वो गंदा, जो पावरफुल लोग हैं जो गलत व्यवहार करते थे वो सामने ला दिया। जो गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, उनका गलत फायदा उठाते थे अपने खुद के फायदे। उस नॉवल ने उन सारे के सारे लोगों को क्या रख दिया? सबके सामने। अच्छा, नॉवल वर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ से भी बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए। नॉवल शब्द के ना बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, मतलब लॉट ऑफ मीनिंग्स। तो आइए सारे एक एक करके मीनिंग्स पढ़ते हैं। एक तो नॉवल आप लोगों ने पढ़ा है ना। एक नॉवल क्या होता है? जो बुक होती है जिसको आप पढ़ते हो, जिसमें कहानियां होती हैं, जैसे थ्री स्टेट्स। थ्री स्टेट्स था, टू स्टेट्स था, है ना? तो वो एक बुक हो गई। चलो, इस केस में नॉवल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन। अगले केस में नॉवल एक एडजेक्टिव भी होता है। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ कैसी है? नई है, मतलब लोगों को पता नहीं। फिर एक ये वाला नोबल होता है, NOBLE, और एक ये वाला नोबेल होता है NOBEL। यहाँ से आपके बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि एल्फ्रेड नोबेल करके एक इंसान थे, उनके नाम के ऊपर वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ये है नोबेल प्राइज वाली स्पेलिंग। यहाँ से पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका। तो नोबेल प्राइज की में NOBEL। चलो, अब फिर ये वाला NOBLE क्या होता है? इस वर्ड को आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो। तो अगर आप किसी इंसान को नोबल बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? या तो वो डिसेंट है, अच्छा इंसान है, या फिर वो किसी रॉयल फैमिली का है, बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली। तो इस नोबल के भी ये दो तीन मतलब होते हैं। तो आई होप सभी को डिफरेंस क्लियर है और याद रहेंगे हमेशा। तो नॉवल नाउन, नॉवल न्यू, नोबल डिसेंट गुड रॉयल फैमिली का, और नोबेल इज नोबेल प्राइज। हमेशा याद रखना है, ऐसे बहुत बार आपको क्वेश्चन एग्जाम। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज सेंटिएंट। सेंटिएंट का मतलब क्या है? जो अब चीजों को फील कर पा रहा है, तो वो क्या है? सेंटिएंट है। ह्यूमन बींग्स को क्या बोला जाता है? सेंटिएंट बींग्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम चीजों को फील कर पाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया, हम फील कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं जी। हम कॉन्शियस होते हैं। अवेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है, कॉग्निजेंट। हम कॉग्निजेंट होते हैं, हम अवेयर होते हैं, हम परसेप्टिव होते हैं, हम चीज़ों को फील कर पाते हैं, हम माइंडफुल होते हैं, हमें चीज़ों के बारे में पता हो। एंटोनिम्स नहीं पता होता। अनअवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, ऑब्लिवियस होते हैं। ऑब्लिवियस मीन्स हमें नहीं पता होता, हम इग्नोरेंट होते हैं। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश होते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट डिबेट करते हैं कि क्या कुछ एनिमल्स बहुत ज़्यादा सेंटिएंट होते हैं, इमोशनल होते हैं, क्या वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं इमोशंस को? तो एनिमल्स एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इमोशंस को या नहीं, इस बात के ऊपर बहुत डिबेट चलती है। तो सेंटिएंट का मतलब क्या है? कि आप उस चीज़ को इमोशनली देख पा, समझ पा रहे हैं, इमोशंस हैं आपके अंदर, इसका मतलब आप क्या हो? आप सेंट। नेक्स्ट वर्ड इज अपरूट। अपरूट इज जड़ से उखाड़ देना। आपने किसी चीज को जड़ से उखाड़ दिया, मतलब आपने उस चीज को अपरूट कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वो पूरी तरीके से उखाड़ दिया आपने, इरेडिकेट कर दिया, मिटा दिया, एक्सटर्पेट कर दिया, मिटा दिया, डिसलॉज कर दिया, मिटा दिया, वाइप आउट कर दिया, पूरी तरीके से मिटा दिया, आउस्ट कर दिया। आउस्ट मीन्स बाहर निकाल दिया। एक बड़ा फ्रेजल वर्ब, अच्छा फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, वीड आउट करना। वीड आउट करने का मतलब क्या है? बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं। अच्छा, अब यहाँ से ना एक एरर का क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन क्या आता है? डिस्पोज ऑफ ऐसे लिख देते हैं और पूछते हैं क्या एरर है। हमेशा याद रखना, डिस्पोज ऑफ में OFF ऑफ नहीं आता,
ये डिस्पोज ऑफ में सिंगल एफ आता है। इसका मतलब क्या होता है, आपने उस चीज को फेंक दिया, डिस्कार्ड कर। एक और आता है, किसी चीज से आपने छुटकारा पा लिया ना, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पा लेना। इसका एक फ्रेजल वर्ब बहुत बार एग्जाम में आता है, डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब क्या है कि आपने उस चीज से छुटकारा पा लिया, मतलब आपने उस चीज को रिमूव कर अपनी जिंदगी से। वापस आ जाते हैं एंटोनिम्स। स्टैब्लिश कर रहे हो, एंकर में सपोर्ट कर रहे हो, इम्प्लांट कर रहे हो, लगा रहे हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कंट्री में कैंपेन लॉन्च किया जिससे कि जो करप्शन है वो खत्म हो जाए पब्लिक इंस्टीट्यूट। इसके लिए क्या किया गया, एक पूरा का पूरा कैंपेन चलाया गया करप्शन को हटाने के लिए। अगले वर्ड पे आते हैं कैलो। कैलो किस इंसान को बोलते हो, जिस इंसान के पास एक्सपीरियंस नहीं आता, भोला भाला था, सीधा साधा था, कुछ भी नहीं आता था। कैलो एडजेक्टिव। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ग्रीन भी बोलते हैं ना, वो क्या है, ग्रीन है। तो मुझे इसके कुछ इडियम्स बता दो। इसके इडियम्स बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, बड़ा मजा आता है बनाने में। एक इडियम क्या होता है, वेट बिहाइंड द ईयर, कुछ नहीं आता। एक क्या होता है, अ बेब इन द वर्ड्स, मतलब कुछ नहीं आता। वो इंसान क्या है, ग्रीन है, मतलब कुछ नहीं आता, नाइव है, इनएक्सपीरियंस्ड है, नया नया है, नियोफाइट है, रूकी है। मीन्स अभी क्या है, अभी उन चीजों को सीख ही रहा है, अभी एज सच उसको कुछ आता नहीं है। हाँ, नोविस है, नया है, न्यू है। अच्छा, कोई चीज, ये तो हो गया इनएक्सपीरियंस्ड है, नया। कोई चीज अगर डेवलप हो रही है तो मैम नेसेंट कह सकते हैं। हाँ, नेसेंट का मतलब होता है डेवलप हो रही है। तो डेवलप के वर्ड्स क्या क्या होते हैं, कोई चीज अगर डेवलप हो रही है तो डेवलपिंग है, बडिंग है, फ्लेजिलिंग है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, वो चीज अभी ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है, अभी नई नई है। हाँ, गलेबल है, बहुत आसानी से धोखा खा जाता है। क्रेड्यूलस है। इन शब्दों का मतलब क्या होता है, बहुत आसानी से धोखा खा जाता है। हाँ, डेवलप हो रही है तो इनकोइट भी बोलते हैं, वेरी गुड। इनकोइट का मतलब भी क्या होता है कि वो चीज अभी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, नई नई है। तो इनएक्सपीरियंस्ड है, यंग है, इमेच्योर है, कोई एक्सपीरियंस नहीं। एंटोनिम्स, मैच्योर है भाई, एक्सपीरियंस्ड है, वाइज है। वाइज का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है सेगेशियस है। तो वो एक नया नया यंग एम्प्लॉय था, तो उसने जल्दीबाजी, इंपल्सिव मीन्स बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लिए, सोचा ही नहीं कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि वो इमेच्योर। अगले वर्ड पे आते हैं बलूनिंग। बलून क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। बलून को फुलाते हो तो उसका साइज बढ़ता चला जाता है, तो बलूनिंग कोई चीज है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है साइज। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। एस्केलेट कर रहा है, सर्च कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है। प्रोलिफरेट मीन्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सोर कर रहा है, बर्जियन कर रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, कम होता जा रहा है, अबेट होता जा रहा है, एब होता जा रहा है, मीन्स कम होता है, ड्विंडल होता जा रहा है, राइट, वेरी गुड, कम होता जा रहा है। तो घरों के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है यंग प्रोफेशनल। क्यों, क्योंकि घरों का जो प्राइस है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा। नेक्स्ट वर्ड इज नेब्यूलस। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कोई भी चीज नेब्यूलस होती है मतलब क्लियर नहीं होती है ना। नॉट क्लियर, डेफिनेट, समझ में नहीं आ रही है। वेग है, इनडिस्टिंक्ट है, एम्बिगुअस है, मतलब वो चीज क्लियर नहीं है, नेब्यूलस है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं क्लियर नहीं होने के, बहुत सारे करे भी हैं। करें आज फिर से, कितने बताओगे मुझे अनक्लियर के वर्ड्स। हाँ 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 हाँ, चलो कोशिश करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कर पाएंगे, बट लेट्स ट्राई टू राइट 75 से। आप लोगों को पूरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, 75 सिनोनिम्स मुझे लिखवाने में, क्लियर अनक्लियर के। कोई चीज अगर अनक्लियर है मतलब वेग है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है, नेब्यूलस है,
इनडिस्टिंक्ट है, कंफ्यूजिंग है तो क्रिप्टिक कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स है तो आर्केन कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, एजोटेरिक है, बाइजेंटाइन है, कॉन्वोल्यूटेड है, ऑब्सक्योर है, ऑफस्केटेड है, कंफ्यूजिंग है, कॉन्वोल्यूटेड है, फॉगी है, मडी है, क्लाउडी है, मिस्टी है, मर्की है, फजी है, फ्रॉस्टी है, ब्लरी है। खुद ब खुद समझना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं दे रखी, मतलब इम्प्लिसिट है, खुद ब खुद समझना पड़ेगा, टैसिट है। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है खुद ब खुद समझना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं दे रखी है। कितने हुए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, 1 2 3 26 हो गए। 4 वर्ड्स इसी पे बता दो, फिर अगले पे आएंगे। हाँ, 4 वर्ड्स ऑन दिस। हेजी रह गया मैम। हाँ, हेजी है, वेरी नाइस, हेजी है। चलो कोई बात नहीं, 27 हो गए, अगले पेज पे आ जाते हैं, जगह नहीं है। एब्स्ट्रूज लिखा था हमने, एब्स्ट्रूज नहीं लिखा ना, तो इसी पे कर लेते हैं। एब्स्ट्रूज है, क्लियर नहीं है। 28। रिकॉन्डाइट लिखा? रिकॉन्डाइट भी नहीं लिखा ना, राइट। रिकॉन्डाइट है। 29। चलो, फॉर्मलेस कह सकते हैं, उसका कोई फॉर्म नहीं है। फॉर्मलेस का एक और वर्ड होता है अमॉर्फस है। अमॉर्फस का मीनिंग क्या होता है? उस चीज़ का कोई फॉर्म नहीं है, इसका मतलब वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ क्लियर नहीं है। अब आईएनजी वाले सारे वर्ड्स एक साथ लेते हैं ना। ये कितने हो गए थे? 31 हो गए हैं। चलो, परप्लेक्सिंग है, कंफ्यूजिंग है, मडलिंग है, बीफडलिंग है, गॉप स्मैकिंग है, बिविल्डरिंग है, फ्लैबरगैस्टिंग है, फ्लमॉक्सिंग है। चलो, एस्टाउंडिंग मतलब सरप्राइजिंग भी है कोई चीज़, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। चलो लिख लेते हैं, सरप्राइजिंग भी नियर सिनोनिम में आ जाएगा। स्टैगरिंग है, बैफलिंग है। मैम लेबिरिंथीन भी रह गया था, राइट, लेबिरिंथीन। हाँ, तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ कैसी है, कंफ्यूजिंग सी है, मतलब क्लियर नहीं है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो आईएनजी फॉर्म वाला? चलो कोई बात नहीं, अभी आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड्स याद आएंगे तो इसमें ऐड कर दें। चले मैम, मिस्टिफाइंग है। हाँ, मिस्टिफाइंग, मिस्टिफाइंग। आगे बढ़ते हैं। मेज लाइक है, पहेली जैसी है। पजल लाइक है, पहेली जैसी है। मैम एनिग्मेटिक भी नहीं लिखा हमने, एनिग्मेटिक भी नहीं लिखा था। एनिग्मेटिक भी रह गया। एनिग्मेटिक है, फिर तो नॉटी भी रह गया था, है ना, नॉटी है। इंट्रिकेट है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, नहीं समझ में आ पा रहा। इनडेसिफरेबल है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे, इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गया है पढ़ पाना उस चीज़। डम्ब फाउंडिंग है, राइट, बहुत मुश्किल है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 वहाँ हो गए थे ना, 31। चलो, 41, 51, 53 वर्ड्स हो गए। अभी तो बहुत सारे बचे।
22 वर्ड्स बचे, अभी कैसे काम चलेगा, जगह है मेरे पास, चलो 22 मोर वर्ड्स टू गो। नॉन प्लसिंग रह गया मैम, राइट, चलो नॉन प्लसिंग है। अब इसकी दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं। छुप छुप के हो रहा है इसलिए क्लियर नहीं है, छुप छुप के वो काम हो रहा है इसलिए क्लियर नहीं है, तो क्लैंडस्टाइन है, स्नीकी वे में हो रहा है, स्टेल्थी वे में हो रहा है, फर्टिव वे में हो रहा है, सरप्टिशियस वे में हो रहा है। इन सब का मतलब है छुप छुप के काम हो रहा है इसलिए क्लैरिटी नहीं है। हिडन है कोई चीज, हिडन का वर्ड कोवर्ट भी होता है, हिडन है तो वेल्ड है, किसी और का भेष धारण कर ले तो आपको क्लियर नहीं है कि कौन है, कैमोफ्लेज्ड है, क्लैरिटी नहीं है, मास्क्ड है, श्राउडेड है, कवर्ड है, क्लोक्ड है। कोई चीज़ छुपी हुई होती है वो लेटेंट भी बोलते हैं उसे, छुपी हुई है, लेटेंट है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज़ छुप छुप के हो रही है, मतलब हिडन वे में हो रही है, कंसील्ड है, राइट, मतलब छुपी हुई है, अंडर कवर है, वेरी गुड। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 10 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 17 हो गए। क्या बात है, हो गए ऑलमोस्ट। 10 वर्ड्स और बता दो तो हम बहुत आराम से कर लेंगे 10 वर्ड्स, तो और इसमें कौन सी बात है, अभी तो वो वाले सारे वर्ड्स रह गए। घुमाव फिरावदार है इसलिए क्लियर नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, घुमाव फिरावदार है इसलिए क्लियर नहीं है, तो सरपेंटाइन है, टॉर्टुअस है, बाइंडिंग है, मियांडरिंग है, सर्किटस है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या, घुमाव फिरावदार है, इतनी घूमी हुई है कि क्लैरिटी नहीं है, तो इन सारे शब्दों का मतलब होता है घुमाव फिरावदार है। अच्छा, अभी तो सारी की सारी ईडियम्स भी बची हुई है, हमने तो ईडियम्स तो लिखी ही नहीं है। कोई चीज़ अगर कंफ्यूजिंग है तो गॉर्डियन नॉट है, इन ग्रे है, ऑल ग्रीक टू मी है, मतलब वो चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज हो आप। वो सारे वर्ड्स भी रह गए, एट सी हो, इन अ फॉग हो, कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ज़्यादा ही हो गए, है ना। तो इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या था कि वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं। मैम जम्बल्ड भी रह गया, जम्बल्ड अप है, क्लियर नहीं है। मैम टैंगल्ड है, उलझी हुई है, एंटैंगल्ड है, वेरी गुड। अनफेथमेबल है, अनफेथमेबल मीन्स समझ में ही नहीं आ रही है कि क्या लिखा हो, ज़्यादा ही हो गए 75, 53 यहाँ हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7, 60 यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 70 यहाँ हो गए, 75 यहाँ हो गए, 78, 80, 84, 85 वर्ड्स हो गए। क्या बात है। चलो, जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर एडजेक्टिव। चलो वापस एट 6 एंड 7 रह गया मैम, बिल्कुल सही बोला। एट 6 एंड 7 मीन्स कंफ्यूज्ड हो। वापस आ रहे थे, भावनाओं में बह गए हम। एंटोनिम्स क्लियर है, डेफिनेट है, प्रिसाइज है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, लिम्पिड है, मतलब क्लियर है। तो मैनेजर का जो एक्सप्लेनेशन था नई पॉलिसी का वो इतना अनक्लियर था कि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज ही थे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे के सारे लोग कंफ्यूज। अगले वर्ड पे आते हैं शिमरिकल। शिमरिकल का मतलब क्या होता है कि उस वो चीज़ क्या है, एक भ्रम जैसा है, एक्चुअल में नहीं है, अनरियलिस्टिक है, इम्पॉसिबल सी है। मुझे भ्रम के वर्ड्स बता दो, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। कोई चीज़ भ्रम में है तो इल्यूजन है, भ्रम है तो डिल्यूजन है, कायमरा है, फैंटेसी है, हेल्यूसिनेशन हो रहा है आपको,
मतलब वो चीज़ एक्चुअल में है ही नहीं, मिराश है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? भ्रम है आपका। ये सारे नाउन्स थे और उसी का एडजेक्टिव फॉर्म था काइमेरिकल। यूटोपियन है मतलब परफेक्ट है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा इल्यूजरी है। तो एग्जॉटिक का मतलब भी क्या होता है? एकदम परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है कि एक्चुअल में हो ही नहीं सकता। प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, फीजिबल का मतलब पॉसिबल है। तो उसका जो ड्रीम था कि मार्स में रहेंगे 2 साल के अंदर, वो अनरियलिस्टिक था। साइंटिस्ट उसको क्या समझ रहे थे कि भ्रम ही है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो वो चीज़ क्या थी? अनरियलिस्टिक। एब्स्ट्रूज वर्ड तो भी इतने सारे सिनोनिम्स कर लिए। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अनक्लियर है, एजोटेरिक, आर्केन, रिकंडाइट, ये सारे के सारे वर्ड्स अभी हमने सिनोनिम्स में कर लिए थे। एंटोनिम्स क्लियर है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, समझ में आ रहा है, पर्सपिक्युअस है, क्लियर है। तो जो प्रोफेसर का लेक्चर था क्वांटम मैकेनिक्स, वो इतना कंफ्यूजिंग था कि बहुत ही थोड़े से बच्चे उसको फॉलो कर पाए, बहुत कंफ्यूजिंग। आ जाते हैं आज की स्टोरी पे, और आज की स्टोरी है द स्पैरो, वो चिड़िया जिसने तूफान को चैलेंज किया। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 6000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, तो जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन, तुरंत की तुरंत, विदाउट अ गैप। कोको, आज की कहानी में मेन किरदार किसका है? कोको का है। तो कोको जो थी, एक छोटी सी चिड़िया थी जिसकी एक बहुत ही फ्रिजाइल, कमजोर सी बॉडी थी, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेनेसिटी थी, डिटर्मिनेशन था भाई। वो एक पुराने बेनियन ट्री के ऊपर रहती थी, एक शांत सा विलेज था जहाँ पे हर बर्ड का विश्वास था कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें शांत रहना पड़ेगा खतरे से पहले। कोको अभी अभी इमेच्योर थी, इनएक्सपीरियंस थी जिस तरीके से दुनिया चलती है, फिर भी उसके अंदर एक करेज था, दिल था जो करेज से भरा हुआ था, और एक सपना था जिसको बहुत सारे लोग काइमेरिकल, अनरियलिस्टिक बोलते थे। क्योंकि वो चाहती थी कि वो फ्राइटन बर्ड्स को लीड करे, उनको एक सेफर जगह लेके जाए माउंटेन्स के बियॉन्ड, इससे पहले कि तूफान उनके नेस्ट को डिस्ट्रॉय करे। एल्डर्स कहते थे रास्ता बहुत कॉम्प्लेक्स है, हवाएं होंगी, क्लिप्स होंगी, नेबुलस का मतलब क्या है? जिसका कोई फॉर्म ना हो, है ना, वही कंफ्यूजिंग से क्लाउड्स होंगे, नेबुलस मीन्स नो फॉर्म, जिससे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स भी अपना डायरेक्शन खो देंगी। लेकिन कोको को लगता था कि डर जो है उसका होप नहीं हटा सकता जो उसके दिल से आ रहा है। एक रात को जब तूफान बढ़ने लग गया, बलूनिंग होने लग गया, मीन्स बढ़ने लग गया, एक बहुत ही टेरिफाइंग फोर्स बन गया, और स्काई जो है एकदम सेंटिएंट का मतलब होता है इमोशनल सा लग रहा था, जैसे कि स्काई को भी फील हो रहा हो कि हर कोई डर रहा है। तो एक बहुत ही क्रूअल और एक बहुत ही डिप्रेव, डिप्रेव मीन्स गलत, इमोरल, बाज ने कोशिश करी कि वो कमजोर चिड़ियाओं को डरा दे और वो सरेंडर कर दें, अपना खाना उसे दे दे। कोको ट्रेम्बल करी, मीन्स कपकपाई डर में, लेकिन वो वापस नहीं गई। हर बीट से उसकी जो विंग्स की थी वो फ्लाई करती रही, उस फ्यूरियस मीन्स गुस्से में, विंड के अगेंस्ट, हर बर्ड को बोलती रही मुझे फॉलो करो। और हालांकि बारिश आ रही थी, उसको स्ट्राइक कर रही थी, उसके ऊपर बारिश आ रही थी, फिर भी वो आगे बढ़ती रही। और इसके अंदर एक तरह की खुशी थी, एक्सिलरेशन था, मतलब एक तरह की खुशी थी। किस चीज़ की खुशी थी? कि ऐसा लग रहा था कि उसको पता चल गया है कि करिश का मतलब ये नहीं होता कि डर ना होना, करिश का मतलब होता है कि डर के ऊपर आप उठ जाओ। डॉन तक, अगली सुबह तक, कोको ने पूरे के पूरे फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पूरे के पूरे ग्रुप को गाइड कर दिया था उस वैली के अक्रॉस। और जब पहली सूरज की किरण ने उसके फेदर्स को टच किया, तो हर बर्ड समझ गई कि छोटी से छोटी जिंदगी भी स्ट्रेंथ का सिंबल बन सकती है जब वो झुकने से मना करे। तो कोको ने क्या किया? सबको ले गई वो और अपनी ताकत दिखा दी। तो ट्रू करेज आपके साइज से नहीं होता है, ट्रू करेज होता है आपके अंदर से, कि जब आपको डर रोके, मुश्किलें आपको रोके, फेलियर्स आपको रोके, उस समय भी क्या आपके अंदर ताकत है आगे बढ़ने की, और वही ट्रू करेज होता है। बहुत ही प्यारी स्टोरी, मजा आ गया पढ़। सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग्स यहाँ दे रखे थे। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला वर्ड है एलिजी। एलिजी का मतलब क्या होता है? किसी की डेथ हो गई है और उसकी
तारीफ में या उसको याद करते हुए जो पोएम लिखी गई है। टोटेम कोई भी चीज जो सिंबल हो किसी चीज का, तो किसी ग्रुप का, किसी फैमिली का जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं टोटेम। एनेक्डोट मीन्स कुछ एक्चुअल में हुआ है, उसकी कहानी कोई सुना रहा है कि मैं गया था, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, उसके बाद वो आया। तो एनेक्डोट मीन्स शॉर्ट स्टोरी होती है रियल इंसिडेंट को। फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्री का मतलब होता है भाई, भाई को मारने को क्या बोलते हैं? फ्रैट्रीसाइड। और बहन को मारने को क्या बोलते हैं? सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड इज व्हाट? किलिंग ऑफ सिस्टर। और पत्नी को मारने को क्या बोलते हैं? युग्जोरीसाइड। बहुत बार एग्जाम में आता है। वाइफ को मारना इज युग्जोरीसाइड का मीनिंग। साइड रूट वर्ड का मीनिंग होता है। फ्रेजल वर्ब्स, टेक अवे, हटा दिया आपने किसी चीज को। सोल्जर्स ने जो बंदी थे उनको ले गए, कैप्चर कर लिया। टेक बैक, व्हाई डिड यू टेक बैक योर वर्ड्स दैट डे? तुमने उस दिन जो बोला था अपनी बात से पलट क्यों गए तुम? तो टेक बैक मीन्स आपने कुछ बोला था, आप उस बात से वापस आ गए, मतलब उस बात से पलट गए हो। टेक डाउन, जो जो मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज टेक इट डाउन मीन्स नोट डाउन कर लो। राइट डाउन, जो जो बोला जा रहा है उसको राइट डाउन कर लो। टेक फॉर, आप उस चीज को क्या मानते हो? डू यू टेक मी एज एन इडियट? क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हो? टेक फॉर मीन्स आप क्या समझ रहे हो, क्या कंसिडर कर रहे हो, कैसे देख रहे हो। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। टर्न योर बैक ऑन, किसी ने आपसे सहारा मांगा, आपने अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी, उसको छोड़। इसको बोलते हैं लीव इन लर्च भी बोलते हैं। लीव इन लर्च का मीनिंग क्या होता है? बीच में छोड़ दिया। बैक इन बिजनेस, वापस से आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, चले गए थे, अब वापस आ गए हो, नॉर्मल ऑपरेशन पे वापस आ गए हो। बैक टू द वॉल, आप वॉल के पास हो, मतलब आपके पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब आप बहुत ही होपलेस सिचुएशन में, आपको समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, आगे तो वॉल है भाई। इसको हिट अ ब्रिक वॉल भी बोलते हैं, मतलब कोई आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा। बैक इन द ग्रूव मीन्स कंफर्टेबल स्टेट में, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, आपने ब्रेक लिया, अब आप कंफर्टेबल सिचुएशन में। गेट ऑफ समवंस बैक, यार उसकी बैक पे से उतर जाए यार, कितनी बुराई करेगा उसकी। तो उसको क्रिटिसाइज करना, उसको परेशान करना बंद कर दो। उसकी बैक पे चढ़े हुए हो आप, अब उसकी बैक पे से उतर जाओ, उसको परेशान करना बंद करो। गेट ऑफ हिज बैक। ये स्टोरी आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे, इंग्लिश विद निमिषा बोल से टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग लगभग 7,000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर दें। एवरीवन विल लाइक द सेशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, आज वेडनेसडे है, तो आज की क्लास यूट्यूब पे होनी चाहिए थी, बट क्योंकि हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आज एडवांस लेवल मुझे करवाना है आप सभी को, तो इसीलिए आज की क्लास जो है परफेक्शन के अंदर ही होगी। तो आज हम परफेक्शन बैच के अंदर सेंटेंस रीअरेंजमेंट एडवांस लेवल करेंगे, तो आज की क्लास आपकी यूट्यूब पे नहीं होगी। एक क्लास मैं अपलोड कर दूंगी आज यूट्यूब पे अराउंड 1:30 PM, जिसमें पैराजम्बल के काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो स्ट्रैटेजी से। बट एडवांस लेवल वाली क्लास आपको परफेक्शन बैच में आज मिल जाएगी 11 बजे। तो आज सभी लोग 11 बजे एप्लीकेशन पे ही आना है, यस ऑफिसर। न्यू एंड रॉ, नया है और रॉ है, कच्चा है, मतलब उतना डेवलप्ड नहीं है। नेपाल इंडिया के हम रिश्तों की बात करें, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
चलिए अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं ऑथर। द विजिट ऑफ नेपाल फॉरेन मिनिस्टर, जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं शिशिर खनाल जी, जो दिल्ली आए, विच फॉलोड राइट आफ्टर, जो जस्ट किसके बाद हुआ, आफ्टर द विजिट ऑफ नेपाल, की नेपाल की जो नई रूलिंग पार्टी है आरएसपी, उसके जो प्रेसिडेंट हैं राबी लमिछाने, वो आए। एंड अहेड ऑफ, और एक इससे पहले हुआ है, एक प्रपोज्ड विजिट है, मतलब अभी प्लान्ड विजिट है न्यू फाइनेंस मिनिस्टर की स्वर्णिम वागले की, इससे पहले हुआ है। तो 3 इवेंट्स हुए, 3 इवेंट्स हैं। पहला इवेंट है कि पार्टी प्रेसिडेंट आ चुके हैं, इसके बाद नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर आ चुके हैं, और इसके बाद कौन आएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे। तो ये सिग्नल करता है, ये एक सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब क्या है, एक दर्शा रहा है कि एक इंटेंस, इंटेंस मीन्स बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा, तो इंटेंस मीन्स कह सकते हैं सिवियर, बहुत ज्यादा आउटरीच हो रहा है। आउटरीच का मतलब क्या, पहुंचने की कोशिश हो रही है, रिश्ते बनाए जा रहे हैं दिल्ली मीन्स इंडिया और काठमांडू नेपाल की नई लीडरशिप के बीच। तो बहुत ज्यादा आउटरीच, आउटरीच का मतलब क्या होता है, जब आप सामने वाले के पास जाने की कोशिश करते हो रिश्ते बनाने के लिए, उसको बोलते हैं आउटरीच। तो इंडिया और नेपाल आपस में बहुत ज्यादा रिश्ते बनाने के लिए मिलजुल रहे हैं। मिस्टर खनाल हैड मेट, तो मिस्टर खनाल जो आए थे वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से मिले थे अप्रैल में। ऑन दी साइडलाइन, साइडलाइंस मीन्स किस, साइडलाइंस का मतलब क्या होता है कि मुद्दा क्या था, कब मिले थे, एक इंडियन ओशन की एक रीजनल कॉन्फ्रेंस थी मॉरिशियस में। तो मॉरिशियस में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो वो मेन टॉपिक था, इसके लिए दोनों आए हुए थे और दोनों मिल लिए थे। बट दिस वॉज इज फर्स्ट विजिट, लेकिन ये जो है इनकी पहली विजिट है इंडिया में, जब से आरएसपी जो है, जो वहाँ की पार्टी है, और जो नए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं बलेन शाह, उन्होंने पावर ली है जब जेड ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बने हैं वहाँ पे, बलेन शाह जी। मीटिंग्स, ये एक लीड अप था टू एन एक्सपेक्टेड इंडिया विजिट बाय मिस्टर शाह। तो ये जो मीटिंग्स है, ये लीड अप है, मतलब क्या, इनके बाद ये मीटिंग्स हो रही है, इसके बाद क्या होने वाला है, ये लीड करेंगे, किस चीज को लीड करेंगी, एक हो सकता है कि मिस्टर शाह भी इंडिया आए, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया आए। ये इंडिकेट करता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्रोच, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप फॉलो किया जा रहा है जिससे कि रिश्ते बनाए जाएं, विद दिल्ली लेइंग आउट, और दिल्ली ने ले आउट किया है रेड कार्पेट। ले आउट करना रेड कार्पेट का मतलब क्या, बहुत ही अच्छा वेलकम किया। तो दिल्ली ने बहुत अच्छे से वेलकम किया मिस्टर लमिछाने को, जो टॉप फंक्शनरी से मिले, टॉप लोगों से मिले बीजेपी के, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले मोदी जी से, हमारे होम मिनिस्टर से मिले, मिस्टर जयशंकर से मिले, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले। तो वो जो है इन सब से मिले। तो वहाँ के जो आरएसपी के प्रेसिडेंट हैं राबी लमिछाने जी, वो इन सब से मिले। दिल्ली ने उनको बहुत ही अच्छे से वेलकम किया। तो पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि नेपाल और इंडिया के बीच में रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश की जा रही है। नेपाल के जो मिनिस्टर्स हैं वो बैक टू बैक इंडिया में हैं, और अब उम्मीद है कि बलेन शाह जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया में आएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। दीज मीटिंग्स, ये जो मीटिंग्स हुई हैं, केम जस्ट आफ्टर मिस्टर शाहज एड्रेस। ये मीटिंग्स किसके जस्ट बाद हुई हैं, जब मिस्टर शाह ने एड्रेस, एड्रेस मीन्स स्पीच,
तो मिस्टर शाह की जो स्पीच हुई अपने पार्लियामेंट में, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पीच दी अपने पार्लियामेंट में, जहाँ पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, अक्यूज़ किया है, इल्ज़ाम लगाया है इंडिया पे। और क्या इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने इंडिया पे, कि इंडिया ने नेपाल के कुछ हिस्सों को ऑक्यूपाई किया है, इंडिया ने नेपाल के कुछ हिस्सों को ऑक्यूपाई किया हुआ है, वाइल ऑल्सो क्लेमिंग दैट। और उन्होंने ये भी बोला है कि नेपाल के पास भी कुछ इंडियन टेरिटरी के पार्ट्स हैं। तो उन्होंने बोला इंडिया ने कुछ नेपाल के पार्ट्स ले रखे हैं, नेपाल ने कुछ इंडिया के पार्ट्स ले रखे हैं। एंड मच टू न्यू दिल्लीज आउटरीच, और उन्होंने न्यू दिल्ली को मतलब इंडिया को गुस्सा दिला दिया, एंगर। किस बात पे गुस्सा दिलाया, उन्होंने बोला कि हम जो है नेपाल जो है वो टच में है, डिस्कस कर रहा है इस बात को यूके से और चाइना से इशू को लेके। मतलब इंडिया को इतना गुस्सा दिलाया कि तुमने मेरे कुछ पार्ट्स ले रखे हैं, मैंने भी चलो थोड़ा बहुत कंट्रोल किया हुआ है, और इस बात को वो डिस्कस कर रहा है चाइना से और यूके से, तो इंडिया को बहुत गुस्सा आ गया। सच कमेंट्स बाय मिस्टर शाह। तो मिस्टर शाह ने ये जो बातें बोली हैं एंड हिज डिसीजन, और जो उनका डिसीजन है टू स्टिक टू प्रोटोकॉल, कि वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। स्टिक टू प्रोटोकॉल, स्टिक टू का मतलब होता है फॉलो, प्रोटोकॉल मीन्स जो उन्होंने सिस्टम बना रखा है। एंड रिफ्यूज अ मीटिंग, और उन्होंने मीटिंग करने से मना कर दिया इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री से, और विक्रम मिस्री से उन्होंने मीटिंग करने से मना कर दिया। नो डाउट रफल्ड फेदर्स, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस बात को, इस चीज ने इंडिया को क्या किया है, अनॉय किया है। रफल फेदर्स का मतलब क्या होता है, आप किसी के फेदर्स रफल करो, मतलब आप उसको परेशान करो, उसको अनॉय करो। तो इस बात से इंडिया बहुत चिढ़ गया है नेपाल से। एंड मिस्टर लमी छाने, तो मिस्टर लमी छाने जो इंडिया में आए हैं, उनका पहला काम क्या था, उनका पहला काम था कि वो हमें थोड़ा सा सेटल करें, हमारी जो फीलिंग्स हैं इस इशू को लेकर उनको स्मूथ करें, हम जो चिड़े हुए हैं नेपाल से उसको हमें थोड़ा सा ठीक फील कराएं। तो उनका काम यही था। इन अ मीडिया मीट, एक मीडिया की मीटिंग में मिस्टर खनाल ने और क्या चाहा, उन्होंने कोशिश करी। सॉर्ट का मतलब होता है चाहना, चाहा है तुमको, तो सॉर्ट मीन्स चाहना। क्या चाहा उन्होंने, किस चीज को पूरा करना चाहा, कि वो टेंशन को थोड़ा सा डिफ्यूज करें। डिफ्यूज का मतलब क्या है, रिड्यूस करें। सजेस्टिंग दैट, उन्होंने क्या सजेस्ट किया, कि जो नेपाल की सरकार है वो कमिटेड है, किस चीज में कमिटेड है, कि वो एक पेज टर्न करेगी नेपाली पॉलिटिक्स में। तो नेपाली पॉलिटिक्स में जो में बदलाव लेके आएगी। टर्निंग अ पेज का मतलब क्या है, ब्रिंगिंग चेंजेस। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ बदलाव लेके आएंगे नेपाली पॉलिटिक्स में। एंड कास्टिंग असाइड, और हम अलग कर रख देंगे। कास्टिंग असाइड का मतलब क्या, हटा देंगे। किस चीज को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ओल्ड बैगेज विद इंडिया। तो इंडिया के साथ जो हमारी पुरानी टेंशन्स चल रही हैं, ओल्ड बैगेज का मतलब क्या है, पुराना बोझ। पुराने बोझ का मतलब क्या है, कि पुरानी जो टेंशन्स चल रही है इंडिया के साथ जो हमारी पुरानी लड़ाइयां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको कुछ टाइम के लिए हटा देंगे। एमईए ने रिजेक्ट किया। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को गुस्सा क्यों आया था, भाई तुम्हारा हमसे इशू है, तुम चाइना से क्यों डिस्कस कर रहे हो, तुम यूके से क्यों डिस्कस कर रहे हो। तो हमने बोल दिया कि कोई जरूरत नहीं है भाई थर्ड पार्टी की इन सब डिस्कशंस में, और चाइना से, तुम चाइना से डिस्कस करोगे ये बात। तो हमने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। और हालांकि हमको ये बात पता भी है कि मिस्टर खनाल जो है, अगली विजिट उनकी चाइना ही होने वाली। नो डाउट, देखो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो टेरिटोरियल इश्यूज हैं, हमारे नेपाल के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस एरिया को लेके और इस एरिया को लेके। तो हमारे इश्यूज चलते हैं नेपाल के साथ, और ये बढ़ जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे, इनके ऊपर वाद विवाद हो जाएगा इस समर। क्यों, क्योंकि जो इंडिया है वो और भी ग्रुप भेज रहा है उन एरियाज में जो काठमांडू मतलब नेपाल कहता है कि वो मेरा है। तो इंडिया जो है अपने कुछ ग्रुप्स और भेज रहा है उन बॉर्डर एरियाज में जो नेपाल क्लेम करता है, नेपाल कहता है मेरा है। तो गर्मियों में इस बार लड़ाइयां तो बढ़ने वाली है, इश्यूज तो बढ़ने वाले हैं नेपाल के। और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या दे रखा है, कि नेपाल और इंडिया के बीच में इश्यूज है। और सबसे ज्यादा इंडिया को गुस्सा तब आया जब नेपाल ने बोला कि मैं चाइना से बात कर रहा हूँ, मैं यूके से बात कर रहा हूँ उन इश्यूज को हैंडल करने के लिए। हमारी मिनिस्ट्री ने बोला कि तुम्हें कोई थर्ड पार्टी की जरूरत क्यों है, और स्पेशली चाइना की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीजें इशू बना रही है इंडिया और नेपाल के बीच। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। एक बार इस लाइन को कंप्लीट कर देते हैं। फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा टू तिब्बत। तो कहाँ भेज रहे हैं हम, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भेज रहे हैं तिब्बत तक। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, द एजेंडा, एजेंडा मीन्स जो पॉइंट ऑफ डिस्कशंस हैं इंडिया और नेपाल के बीच में इज एट प्रेजेंट, अभी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं, टू ब्रॉड है, मतलब एजेंडा बहुत ज्यादा है, हमें बहुत सारी चीजों में डिस्कस करना है और बहुत गहरा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। हमें बॉर्डर मैनेजमेंट पे भी डिस्कस करना है कि कौन सा बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाएगा, हमें रीनेगोशिएट करना है, हमें फिर से डिस्कस करने हैं वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट्स, तो पानी जो हम शेयर कर रहे हैं उन अग्रीमेंट्स पे भी बात करनी है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात करनी है, रोड्स रेलवेज वगैरह पे भी बात करनी है, ट्रेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की भी हमें बात करनी है, एनर्जी हम कैसे शेयर करेंगे इनकी भी बात करनी है। बाप रे, इतनी सारी बातें हमें करनी है कि हम इस चीज को डिरेल नहीं कर सकते। डिरेल का मतलब क्या, पटरी पे से नहीं उतार सकते इस पॉइंट पे, कि इस पॉइंट पे जो लड़ाई हो रही है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाकी चीजों को हम पटरी पे से उतार देंगे, नहीं उतार सकते, मतलब हम इन चीजों को रोक नहीं सकते, हमें इन सारी चीजों पे नेपाल से डिस्कशन करना है। वाइल नेपाल्स न्यू गवर्नमेंट, नेपाल की जो नई सरकार है, मे बी ग्रांटेड, हो सकता है उसको कुछ फ्रीडम मिल जाए, हमने चलो उसको फ्रीडम का मतलब हमें माफी देना है, हमने उसे माफी दे दी, चलो तुमने स्टार्टिंग में खराब बोला हमारे बारे में, कोई बात नहीं हम तुमको माफ कर, लेकिन अब तुम ध्यान रखना, तो काठमांडू और दिल्ली को अब बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली वॉक करना पड़ेगा, अपने शब्दों में भी और अपने कदमों में भी। चलो तुम्हें जो स्टार्टिंग में बोला नेपाल, हम तुमको माफ करते हैं, लेकिन आगे से हमें भी और तुम्हें भी दोनों को केयरफुल रहने की जरूरत है, अपने शब्दों में भी और अपने कदमों में भी। एनी इंडिकेशन, अगर कोई भी सिग्नल आया काठमांडू से, नेपाल से, कि तुम जो है कैवेलियर हो, कैवेलियर मीन्स केयरलेस हो इंडिया की पोजीशन को लेके इस एरिया में, अगर तुम हल्के से भी हमें ऐसे देखे कि तुम इंडिया को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, या फिर अगर इंडिया से आया कि हम चाह रहे हैं कि हम बीच में टांग अड़ाएं नई सरकार की वर्किंग में, तो अगर ऐसा कोई भी सिग्नल इंडिया की तरफ से आया, नेपाल की तरफ से आया, तो ये क्या कर देगा, सेट ऑफ कर देगा, मतलब स्टार्ट कर देगा। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, स्टार्ट कर देगा, ये बिगिन कर देगा, क्या स्टार्ट कर देगा, वही मिसट्रस्ट की साइकिल जो इतने लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप में रही है। डॉग का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट, मीन्स लगातार बनी रही है, तो लगातार इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत ज्यादा अविश्वास रहा है, तो अगर इस बार नेपाल ने ऐसा कुछ किया या इंडिया ने ऐसा कुछ किया तो अविश्वास फिर से शुरू हो जाएगा। पर्टिकुलरली और मेनली कब से, जब से नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रिक्शन हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रिक्शन का मतलब क्या है, कुछ कुछ डिसएग्रीमेंट्स जो हो रहे थे, और ट्रेड ब्लॉकेज, जो ट्रेड रोक दिया गया था इंडिया की तरफ से 2015 में, तब से इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्ट्रस्ट रहा। वाइल द मोदीज गवर्नमेंट्स, जो हमारी जो सरकार है उसका जो डिप्लोमेटिक टास्क है, डिप्लोमेटिक मीन्स आपस में रिश्ते बनाने के जो काम है, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। क्यों, क्योंकि यूथ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिसलॉज हो गए हैं, पटरी पे से उतर गए हैं या हट गए हैं, एंट्रेंच मीन्स बसे हुए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक बसा हुआ पावर स्ट्रक्चर था, मतलब सरकार थी, लेकिन वहां के यूथ ने प्रोटेस्ट किया, तो वो सरकार हट गई, नई सरकार आई। और ये कहाँ कहाँ हुआ है, ये मालदीव्स में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ। इन चारों कंट्रीज, जो चारों कंट्रीज हमारी पड़ोसी हैं, आप देख रहे हो, ये चारों कंट्रीज हमारी पड़ोसी हैं, और इन चारों कंट्रीज में ही यूथ का प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से सरकार बदल गई। तो दिस में ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवसर है कि रीवर्क किया जाए, दोबारा से काम किया जाए, अपना जो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स का मीनिंग वैसे क्या होता है, डिस्कशन, यहाँ पे मतलब क्या कि जो हम पूरा का पूरा बातचीत करने का और पार्टनरशिप करने का फ्रेमवर्क बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, उस पर दोबारा काम करें। छोटे छोटे हमारे पड़ोसी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पड़ोसी। तो ऑथर ने वही बोला कि नेपाल और इंडिया, तुम लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे तो नहीं रहे, लेकिन इस बार कोशिश कर लेना रिश्ते अच्छे बने। पैसेज समझ आया सभी को, एवरीवन, यस और नो माय चैंपियंस। चलिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस। इनमें से कौन सा ईडियम है जो बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट कर रहा है फ्रेज को, स्मूथ फीलिंग्स ऑन द इशू, मतलब इशू को ठीक करना, फीलिंग्स को ठीक करना। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स पे ऑयल डालना, मतलब प्रॉब्लम में आप ऑयल डाल रहे हो, मतलब चीजों को ठीक कर रहे हो। ओके, इसका मतलब है चीजों को ठीक करना, स्मूथ करना। बरी द हैचेट, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ, मतलब मुद्दों को मत उखाड़ो, मुद्दों को भूल जाओ, मतलब चीजों को ठीक करो। हाँ, इन दोनों का मतलब है चीजों को ठीक करना। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब है चैलेंज करना, चैलेंज करना तो क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। क्रॉस द रिबिकन का मतलब क्या, आपने एक ऐसा कदम ले लिया जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल एक्शन ले लिया है आपने, तो ये भी उल्टा दे रखा है। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डाल रहे हो, ये भी नेगेटिव दे रखा है। ओपन पेंडोरास बॉक्स, मुश्किलों का पिटारा आपने खोल दिया है, ये भी नेगेटिव दे रखा है। तो पॉजिटिव सिर्फ एक ही था, दैट वाज ए, ओनली फर्स्ट इज द आंसर। ये नहीं है। पोर ऑयल एंड ट्रबल वाटर्स का मतलब क्या कि मुश्किल चल रही थी, आपने उस पर ऑयल डाल दिया, मतलब चीजों को ठीक कर दिया। अगला, बेस्ड ऑन द पैसेज में से कौन सा है जो फॉलो कर रहा है जो अभी बातचीत हुई है इंडिया और नेपाल के बीच में, उसको लेके। हालांकि खराब बातचीत हुई है टेरिटोरियल इश्यूज को लेके, लेकिन फिर भी दोनों साइड्स कमिटेड हैं कि हमें बातचीत करनी है, सही बात है। नई नेपाल की गवर्नमेंट ने कोशिशें की हैं जिससे कि जो चिंताएं हैं जिसकी वजह से रिश्ते खराब हुए थे वो ठीक हो जाए, सही बात है। टेरिटोरियल अग्रीमेंट्स जो है बहुत बड़े हो गए हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में, नहीं बड़े नहीं हुए, बातचीत चल रही है, मिनिस्टर्स भी विजिट कर रहे हैं, तो थर्ड वाला नहीं हो सकता। आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं चाहते कि कोई भी एक्सटर्नल कंट्री आए, कोई भी एक्सटर्नल एक्टर आए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, सही बात है। इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि चाइना और यूके बीच में आए। नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आए एक चाइना की विजिट कंप्लीट करने के बाद, नहीं अभी वो चाइना जाएंगे। इंडिया और नेपाल अभी कोऑपरेट कर रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स में जो बाउंड्री कंसर्न्स के आगे हैं, अलग है, सही बात है। ट्रेड है, वाटर है शेयरिंग है, एनर्जी शेयरिंग है, तो इन सब में डिस्कशन हमको करने हैं। तो आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड। कौन कौन से कंक्लूजन हम पैसेज से ड्रॉ कर सकते हैं, अभी तक जो लड़ाइयाँ हुई हैं इसकी वजह से आज भी जो डिप्लोमेटिक कैलकुलेशंस हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब अभी तक प्रॉब्लम्स आई हैं हमारे में ना, तो पुरानी प्रॉब्लम्स जो है अभी भी इन्फ्लुएंस तो कहीं ना कहीं वो कर ही रही हैं। तभी बोला गया कि आप कोई कदम मत उठा लेना क्योंकि पहले भी मिस्ट्रेस बना हुआ था, अब भी बन जाएगा, तो कह सकते हैं जो बदलाव आया है नेबरिंग कंट्रीज में इसकी वजह से चैलेंजेस आ गए हैं और अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं, सही बात है। बदलाव आया तो चैलेंजेस भी, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। नई लीडरशिप जो है नेपाल में उसने परमानेंटली ठीक कर दिया है ट्रस्ट डेफिसिट्स, ने परमानेंटली ठीक नहीं हुए हैं, तो आंसर परमानेंटली वर्ड ने घोटाला कर दिया, तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड। टोन कॉन्डिसेंडिंग का मतलब होता है मैं तुमसे ऊपर हूं तुम मुझसे नीचे, तुम मेरे सामने तुच्छ हो, आप सामने वाले को क्या दिखा रहे हो, इंफीरियर दिखा रहे हो। मैं तुमसे ऊपर हूं तुम मेरे से नीचे हो, क्या ऑथर की टोन ऐसी है, घमंड वाली टोन है ऑथर की, नहीं। हाँ, ऑथर प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, सही बात है। ऑथर चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर, तो एक्सपोजिटरी टोन में एक्सप्लेनेशन अच्छा होता है, प्रैग्मेटिक टोन में प्रैक्टिकल बातें होती हैं, तो ये दोनों सही है। तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट, सॉरी बोथ सेकंड एंड। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के, चलिए एरर डिटेक्शन पे आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, 5 क्वेश्चंस बैक टू बैक।
चलिए लेट्स डिस्कस देम। आज के क्वेश्चंस ना आप लोगों को टेस्ट करने के लिए थे। लेट्स सी कितने लोग आज के टेस्ट में खरे उतर पाए। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास हु ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एरर। वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है जो हमेशा फर्स्ट आता है। क्यों एरर निकाल दिया? द फ्रेंच आर नोन फॉर द आर्टिस्टिक टेस्ट एंड लव फॉर द वाइन। जब किसी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल दा लगाते हैं तो वो लोगों के बारे में बात कर रहा था। द इंग्लिश मीन्स पीपल ऑफ इंग्लैंड, द फ्रेंच मीन्स पीपल ऑफ फ्रांस। तो द फ्रेंच सही है, द फ्रेंच मीन्स लोग जो है वहाँ के, उनको उनके अच्छे टेस्ट के लिए और फाइन वाइन के प्यार के लिए जाना जाता है। नो एरर। आई सॉ वन आइड मैन, व से स्टार्ट हो रहा है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है तो आ सही है। तो मैंने एक वन आइड मैन को देखा जो कि स्ट्रीट से उतर रहा था यस्टरडे आफ्टरनून। नो एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। एंड यूनिवर्सिटी, इसमें प्रॉब्लम थी य मीन्स अ आर्टिकल आएगा ना। जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड होती है, क से लेकर ज्ञा तक की साउंड होती है, आप आर्टिकल अ लगाते हो। और यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च एक्ट। द प्लैटिनम, प्लैटिनम का आप जनरल सेंस में बात करो। जब भी आप किसी मेटल की बात करते हो जनरल सेंस में करते हो तो आप कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगा। प्लैटिनम एक बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव मेटल है जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। तो आंसर इज स्कोर्स एवरीवन। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे। 8,000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन रेडी? एवरीवन स्किमिंग के आर्टिकल के लिए? चल, फर्स्ट टाइमर्स, पहली बार फ्रेंच ओपन इस मैच की बात करने वाले हैं 2020। पहले आप पूरा आर्टिकल स्किम करेंगे और आंसर देंगे, फिर हम समझाएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस इट। जो ये जीते हैं इसकी वजह से कुछ कॉन्ट्रास्टिंग फीलिंग्स आई हैं। 29 ओल्ड के ज़वेरेव हैं, इनको 5 सेट की विक्ट्री मिली, इनके ऊपर इनको सुकून मिला।
आ, ये 3 बार हार चुके हैं एक मेजर फाइनल में, और बहुत पहले मतलब बहुत माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी स्लैम नहीं जीता था। एंड्रीवा के लिए ये जो जीत आई है, हालांकि मुश्किल सिचुएशंस में आई, ये एक जर्नी है बहुत खुशी की। दोनों प्लेयर्स को फ़ायदा मिला कि इतने टाइम से एब्सेंट थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेन में देखें तो ये जो है विड्रॉ कर गए, और जो जैनिक सिनर है 24 टाइम जो जीते हुए हैं, ये भी थर्ड राउंड तक हार गए। लेडीज सेक्शन में देखें तो इनमें से कोई भी सेमीफाइनल्स नहीं पहुंचा। ये दोनों बहुत बढ़िया। जेवरेव जो है अभी भी वर्ल्ड नंबर 3 है और टॉप 4 में है पिछले 2 सालों से, और टॉप 10 में है पिछले 10 सालों से। एड्रीवा जो है इस सेमीफाइनल में पहुंची थी 17 साल की जब वो एंड्रीवा 17 साल के जब वो थे तब वो पहुंचे थे, सक्सेसफुल हुए वो, उन्होंने भी अपना स्टेटस मेंटेन किया है। जेवरेव थर्ड जर्मन मैन है कि उनको स्लैम मिला है, मतलब उन्होंने जीता है ये टाइटल। विक्ट्री कुछ मेमोरीज को भी इरेज नहीं कर पाएगी। 2022 में वो उनका एंकल टूट गया था, मतलब मैचेस की बात हो रही है। फिर अल्कारेज के अगेंस्ट ये खेल रहे थे, फिर ये हार गए। 2026 में अल्कारेज और जो सिनर जो जीत रहे थे वो चीज़ रुक गई थी। हाँ, एंड्रेवा का जो कैरियर है उसमें अभी उतनी प्रॉब्लम्स है, उतने अलग अलग चीज़ें नहीं आई हैं। 16 ईयर के वो आ गए थे 2023 में। हाँ, ये नंबर 5 पहुंच गए थे इस डेट तक। एंड्रीवा ने 13 स्लैम्स कंप्लीट किए हैं अब तक, और 4th राउंड तक पहुंचे हैं, और उससे बेटर भी पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है ऐसे इंसान के लिए जो अभी सिर्फ 20 का भी हुआ नहीं है, 20 साल का भी नहीं हुआ है। और मतलब ऑथर ने सक्सेस के बारे में बात की है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, ऊपर ऊपर से ही पढ़ा है। तो ये इनकी जो जीत हुई है, ये इनका रिडेम्पशन सॉन्ग में। रिडेम्पशन सॉन्ग का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वो चीज़ जो आपको मुश्किलों से बचाती है। तो उनको इतना एम्पावरमेंट सॉन्ग कह सकते हैं। उनको एम्पावर क्यों कर रहा है, उनको इतना सशक्त क्यों बना रहा है? वो पहले जर्मन है? नहीं, उन्होंने 9 बार ये लोग जीत रहे थे, उस चीज को एंड कर दिया और इस बार वो जीत गए। हाँ, ये चीज तो लिखी हुई थी ना, ये चीज यहाँ लिखी हुई थी। ये जो है बार बार जीत रहे थे, 9 मेजर्स यही जीते थे, उन्होंने इस चीज को तोड़ दिया, और यही उनका रिडेम्पशन सॉन्ग है। सही है। उन्होंने नोवाक जोकोविक को हरा दिया ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, वो जीत गए, हालांकि टॉप 10 ओपोनेंट्स को उन्होंने फेस किया ये भी नहीं लिखा हुआ। उन्होंने इस स्ट्रीक को तोड़ दिया, मतलब बार बार यही दोनों लोग जीत रहे थे, अब इस चीज को उन्होंने तोड़ के वो खुद जीत गए। आंसर वॉज बी। नेक्स्ट, ऑथर ने जो डिस्कशन किया है इतनी सारी चीजों को लेके, आप उससे क्या कह सकते हो? जो टाइटल्स इन्होंने जीते हैं वो कम लीगल है? नहीं, लीगल कम क्यों होंगे भाई? टूर्नामेंट में क्वालिटी नहीं है, ऑथर की टोन की नेगेटिव तो थी नहीं भाई, इसमें भी टोन नेगेटिव है, इसमें भी टोन नेगेटिव है, ऑथर की टोन की नेगेटिव तो थी नहीं। हालांकि जो ड्रॉ था वो होस्ट फेवरेबल था, दोनों चैंपियंस के पास अच्छा खासा पेडिग्री थी, मतलब अच्छा खासा उनका पास्ट रहा है, मतलब अच्छा खासा उनका डेवलपमेंट हुआ है, और पहले भी अचीवमेंट्स रहे हैं। तो ऑथर ने पूरे पैसेज में यही बताया है कि इन्होंने इससे पहले ये किया, इससे पहले ये किया, ये टॉप 5 में थे, ये टॉप 10 में थे 10 साल तक। तो इन दोनों की पेडिग्री अच्छी खासी रही है। पेडिग्री अच्छी खासी रहने का मतलब क्या है? इनके जो पुराने अचीवमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे खासे थे। फ्रेंच ओपन टाइटल लक से होता है, ये भी नेगेटिव टोन है। तो आंसर वॉज स्कोर्स एवरीवन इन स्किमिंग आर्टिकल, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ब्यूकॉलिक जो मतलब कंट्री साइड विलेज लाइफ से रिलेटेड हो, कॉस्टिक बहुत ही कठोर, डेफ्ट बहुत ही स्किल्ड, ओनरस बहुत भारी, पेंसिव आप सोच में चले गए। 3, 5, 1, 2 एंड 4 स्कोर्स एवरीवन। चलो प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। ड्रॉ द कर्टेन्स ऑन, आपने उस चीज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कॉल टाइम ऑन, सॉरी पूरी तरीके से बंद कर दिया, ये था। कॉल टाइम ऑन, इसका मतलब क्या है कि आप उस चीज को क्या कर रहे हो? एंड कर रहे हो। कीप द लिड ऑन, आप उस चीज के ऊपर लिड रख रहे हो, मतलब आप उस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। वॉक इन टू अ हॉनेस्टनेस, मतलब मुश्किल में जा रहे हो। रन द शो, मतलब आप ही कंट्रोल कर रहे हो चीज। दर इज EDCAN। अगर आप देखोगे ना तो ये 3 लगभग सेम सेम से थे। इसका मतलब था पूरी तरीके से बंद करना, इसका मतलब था बंद करना, और इसका मतलब था छुपाना। लिड का मतलब होता है ढक्कन।
कर्टेन्स का मतलब होता है पर्दे। 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी, है ना। तो मेक श्योर करना कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखो। एवरीवन हैज टू राइट। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है मेघा कुमारी। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा दे। जिन बच्चों ने अभी तक परफेक्शन बैच ज्वाइन नहीं किया है वो आज क्या ज्वाइन कर लेंगे। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे आपको जाना है। परफेक्शन 6.0 की पहली क्लास से आपको ज्वाइन करना है। कोड आपका निमिषा लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे 2.5 घंटा आप रोज दोगे, एक क्लास परफेक्शन की करोगे रोज, एक क्लास एडिटोरियल की करोगे, अपने आप 3 मंथ्स के अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हो। बट उसके लिए आपको क्लासेस में रेगुलरली आना पड़ेगा। यहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्टली क्लासेस में भी आ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लोगे। कोड आपका निमिषा लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से स्कैन करके आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर। बट मेक श्योर करो क्लासेस में रेगुलरली आओ। एक सिंगल सेशन कोई भी बच्चा किसी भी हालत में मिस नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम परफेक्शन बैच की क्लास में 11 बजे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड हाँ, ड्राइव लिंक आप सभी के लिए लग चुका है, तो आप सभी लोग ड्राइव लिंक पे जाके, हाँ, जो पिन कमेंट है उस पे जाके आप फाइल को